सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पीजीबीपी हम लोग ने देख लिया, बिजनेस का अलग देखा, प्रोफेशन का अलग देखा। आज हम लोग को बेसिकली स्टडी करना है इसमें क्या प्रोफेशंस की बात, हम लोग कैपिटल गेन की बात करने वाले हैं। तो ये चौथा हेड है इनकम का। तो कैपिटल गेन होता क्या है, अगर आप कोई कैपिटल एसेट अगर आप बेचते हो और अगर उस पर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया, कोई भी गेन कमाई, तो उसी को हम लोग किस में डालते हैं, कैपिटल गेन में। तो वो हेड कौन से इनकम में आने वाली है, कैपिटल गेन। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आपको ये पता करना है कि कैपिटल एसेट है भी कि नहीं है। अगर आपकी कैपिटल एसेट है, आप उसको सेल कर रहे हो तो कैपिटल गेन होगा। अगर कैपिटल एसेट नहीं है, अगर कैपिटल एसेट है ही नहीं, आप उसको बेचो तो वहां कैपिटल गेन क्रिएट नहीं होगा, सीधी सीधी बात। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि पहला क्वेश्चन ये कि कैपिटल एसेट होता क्या है, ये पॉइंट पहले आपको क्लियर रखना है। कैपिटल एसेट क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखो बता दिया है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी, कोई भी प्रॉपर्टी हो असेसी की, है ना, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो उसके बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो, वो उसकी कैपिटल एसेट होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे दे रखा है बट डज नॉट इंक्लूड, बस इन सबको शामिल मत करना, ये सब कैपिटल एसेट में नहीं आती है। जैसे सबसे पहली चीज कह रहा है क्या, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिस चीज का आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो। अब अगर अब जो फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर का बिजनेस का, फर्नीचर आपका क्या हो गया, गुड्स हो गया, तो वो सर स्टॉक में आता है, वो कैपिटल एसेट में नहीं आता। क्लियर। अब आपकी ज्वेलरी शॉप है, क्या है, ज्वेलरी शॉप है, तो आपके पास ज्वेलरी जो है वो क्या है, स्टॉक है, स्टॉक का हिस्सा माना जाएगा, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल, है ना, तो ये सब रॉ मटेरियल वाटर मटेरियल अगर है, ये सब किस में नहीं आता, ये सब कैपिटल एसेट में नहीं आता। और क्या नहीं आता सर, पर्सनल इफेक्ट की चीजें। सो पर्सनल इफेक्ट की चीजें जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयरल एंड फर्नीचर, तो आपके जो कपड़े हैं, जो फर्नीचर्स हैं, वो किस में नहीं आती, वो कैपिटल एसेट में नहीं आती। क्लियर। हेल्प फॉर पर्सनल यूज, हाँ, लेकिन ध्यान रहे इन सबको हटा देना, ये सब कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इसके बारे में ऑलरेडी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब कैपिटल एसेट में आते हैं, ध्यान रहे। ठीक। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को क्या कैपिटल एसेट माना गया है, नहीं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट में नहीं आता, क्योंकि अगर उसको कैपिटल एसेट मानेंगे तो उसको बेचने पे जो प्रॉफिट होगा उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने कहा ना ना ना, किसानों से हम कोई टैक्स नहीं लेना है ना। नॉर्मली किसान अपनी जमीन बेचता नहीं है, बेचता तो बहुत मजबूरी में बेचता है, और उससे हम कैपिटल गेन करके टैक्स ले लें, नहीं ना। तो इसलिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी कैपिटल एसेट में नहीं डाला गया। फिर गवर्नमेंट के जो ये इशू किए गए बॉन्ड्स हैं, है ना, जो अलग अलग समय पे गवर्नमेंट ने इशू किए, ये सब बॉन्ड्स, ये सब कैपिटल एसेट में नहीं आती, है ना। इन सबको हम कहते क्या है, पेपर एसेट, नॉर्मल लैंग्वेज में। जैसे तुम्हारे पास एफडी, बैंक में एफडी किया तो उसका एक कागज होगा तुम्हारे पास, तो वो पेपर एसेट ही तो है, उसी को ले जाके बैंक में कल को पैसा ले लोगे वापस। तो यही होता है, ये सब बॉन्ड्स वॉन्ड्स भी आपके पास रखे हुए हैं, तो ये सब भी क्या है, ये सब कैपिटल एसेट में नहीं आने वाले। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझना होगा। पहली चीज तो क्लियर हो गया, कैपिटल गेन कब होगा, जब आप किसी कैपिटल एसेट को बेचोगे और उस पर गेन कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे। अब यहाँ पे एसेट को देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल एसेट की। एसेट पहले ये बताना है कि कैपिटल एसेट है कि नहीं है। अगर कैपिटल एसेट नहीं है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल एसेट है तो अब आप ये देखना है कि वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उसको बेच रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, है ना। दोनों में ही गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों में ही गवर्नमेंट क्या देती है, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन किस सेक्शन के तहत है, अंडर सेक्शन 54, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और जो अमाउंट बैलेंस बचेगा उसी पे आपको टैक्स देना है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन भी हमने किया था, है ना, असाइनमेंट, इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट है, कौन सा नहीं है। सो आपको सामने दिख रहा है, डायमंड नेकलेस कैपिटल एसेट है। मोनालिसा पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची कैपिटल एसेट है। बिल्डिंग कैपिटल एसेट है। स्टॉक ऑफ योर कन्फेक्शनरी बिजनेस नहीं है। शेयर्स ऑफ टाटा स्टील, टाटा स्टील के शेयर्स हैं आपके पास, शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल एसेट है सर।
लोग नहीं शेयर्स खरीदते हैं फिर बेचते हैं प्रॉफिट कमाते हैं, सो दैट इज कैपिटल गेन। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड इन मुंबई कैपिटल एसेट है कि नहीं है कैपिटल एसेट, रूरल नहीं है ना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है सर, मुंबई की बात कर रहा है। अगला क्या है, स्टील फर्नीचर फॉर यूज ऑफ एट रेजिडेंस, ये कैपिटल एसेट में नहीं आता, फर्नीचर इज नॉट कैपिटल एसेट। नाउ गुच्ची जीन्स, आपके पास जीन्स है कपड़े हैं, ये भी कैपिटल एसेट में नहीं आता। फिर हमने पढ़ लिया था कैपिटल एसेट में क्या शॉर्ट टर्म में आते हैं, किसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं किसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जो बाइफर्फिकेशन है वो 3 पॉइंट पे दिया गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया, अगर हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज पेपर एसेट्स की बात कर रहे हैं, 12 महीने के अंदर की है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर की है तो लॉन्ग टर्म। जैसे मान लीजिए आपने इन्फोसिस के शेयर खरीदे थे 4 साल पहले और अब जाके बेच रहे हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, 1 साल से ऊपर का हो गया ना सर। लेकिन अगर इन्फोसिस के शेयर आपने 2 महीने पहले खरीदा था, अब जाके बेच रहे हो, अब बताओ ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म। ठीक, 12 महीने के अंदर का है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनली इसमें फोकस करना बिल्ड लैंड एंड बिल्डिंग को। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर है आपके पास, लैंड बिल्डिंग अगर खरीद रहे हो बेच रहे हो, अगर 24 महीने के अंदर, ये 2 साल के अंदर का है तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म। तुमने कोई जमीन खरीदी 10 साल पहले, आप जाके बेच रहे हो, 10 साल पुरानी है ना सर, वो लॉन्ग टर्म हो गई। और अगर कोई जमीन खरीदे थे 1 साल पहले तो वो क्या हो गई, शॉर्ट टर्म हो गई। समझ गए, तो बहुत सिंपल सा है। अब बात करेंगे किसकी, अदर। अब लैंड बिल्डिंग और सिक्योरिटीज का हो गया, इसके अलावा जो भी एसेट आती है, जैसे आपने बोला मोनालिसा का पेंटिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, फिर डायमंड नेकलेस हो गया, इन सब के केस में फिर क्या केस लिया जाएगा, उस केस में सर 36 मंथ है। कितना है, 3 साल के अंदर का है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ऊपर का है तो लॉन्ग टर्म। बहुत सिंपल है। ठीक, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सबको समझ में आ गया। हम मेनली यहाँ पे देखना होता है कंपुटेशन। फाइनली हमें देखो कंपुटेशन याद है, सैलरी पढ़ा तो सैलरी में कंपुटेशन पढ़े, फिर हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी में मेन कंपुटेशन, मेन तो हमें कैलकुलेशन सीखना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, फिर हमने पढ़ा था पीजीबीपी, बिजनेस का अलग कैलकुलेट करना, प्रोफेशन का थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, वो भी हम लोगों ने कल स्टडी किया था लास्ट क्लास में। नाउ नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंपुटेशन 2 चीजों का करते हैं, एक को क्या होता है, फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म एंड सेकेंड इज शॉर्ट टर्म। 2 चीजों का कंपुटेशन यहाँ समझाया है। पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, किसकी बात करेंगे, शॉर्ट टर्म। बहुत सिंपल है, इसलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको निकालना है गेन। तो नॉर्मली आप जैसे होता है, कोई चीज अगर तुमने 10 रुपए में खरीदी है, 12 रुपए में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का। बस यही चीज निकालनी है इसमें। तो सेल प्राइस में से परचेज प्राइस क्या कर लेते हो, लेस कर लेते हो, और क्या, वही तो तरीका होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे सेल प्राइस नहीं लिखा, उसकी जगह क्या लिखा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, सेल्स कंसिडरेशन। कितने में बेचे हो, ठीक। फिर कह रहा है क्या, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। क्या बेचते समय कुछ खर्चा हुआ है, कई चीजें बेचते समय कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन कई चीजें बेचते समय खर्चा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जमीन अगर बेचोगे, भाई से बात है, वहां पे क्या होता है, रजिस्ट्री ट्रांसफर कराना पड़ेगा, गाड़ी बेचोगे तो नाम हम ट्रांसफर कराना पड़ेगा ना, तो ये सबका खर्चा आता है। क्या आता है, खर्चा। जमीन बेचने पे कई बार होता है ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है, किसी को पकड़ना पड़ता है ब्रोकर के, भैया बेचवा दो जमीन, वो कहता है ठीक है सर बेचवा देंगे, इतना % कमीशन लेंगे। तो खर्चे भी होते हैं सर कई चीजों के सेल करने में। बात समझे कि नहीं समझे। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, अगर बेचते समय कुछ खर्चा हुआ है उसको लेस कर लो, अब क्या आ जाएगा, नेट कंसीडरेशन। अब इसमें लेस करना है क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदे थे, कितने में खरीदे थे, वो लेस कर दो। एक्विजिशन मतलब यहाँ पे क्या है, वही परचेज है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम परचेज बोलते हैं, इनकम टैक्स में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में तुम खरीदे थे, उसको लेस कर लो। फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर उसमें कुछ क्या कराए थे, इंप्रूवमेंट करा दिए। क्या कराए, इंप्रूवमेंट करा दिए। इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कोई जमीन खरीदी, उसकी बाउंड्री वॉल करा दिया, वो भी इंप्रूवमेंट में आता है। या घर था, है ना, घर आपने कोई खरीदा और खरीदने के बाद उसको पेंटिंग डेंटिंग वेंटिंग पेंटिंग कर दिया बढ़िया से, ताकि जब बेचे तो सामने वाले को अच्छा प्राइस मिल जाए, है होता है कि नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं इंप्रूवमेंट। या 2 फ्लोर का था, आपने 1 फ्लोर और उस पर तैयार करवा दिया, दैट इज ऑल्सो इंप्रूवमेंट। वो भी क्या कहलाता है, इंप्रूवमेंट कहलाता है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये सब खर्चे अब क्या करो, लेस करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मान लीजिए 10 लाख की कोई जमीन हमने खरीदी,
और उसको हमने क्या किया, 1 साल बाद ही हम उसको बेच रहे हैं कितने में, सपोज 15 लाख। कितने बेच रहे हैं, 15 लाख। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख में हम उसे बेच रहे हैं, समझ गए। अब बेचते समय सपोज करो हमें क्या करना पड़ा, हमें कमीशन देना पड़ा, ब्रोकरेज कितना देना पड़ा, सपोज 2%। तो 2% कितना हो जाएगा, इसका 2% हो जाएगा, सॉरी 30,000। तो 30,000 लेस होगा, 30,000 लेस होगा तो कितना बचा, 14,70,000। सही है। आपने खरीदा कितने में था, 10 लाख में खरीदा था, कितने में खरीदा था। तो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन आप लेस करोगे कितना, 10 लाख। तो 4,70,000 हो जाए बचे, प्लस कुछ इंप्रूवमेंट का, हाँ सर पेंटिंग शेंटिंग कराया था, उसमें करीबन हमने 20,000 रुपए खर्च कर दिया। सही है। ये भी घटाओ, ये भी खर्चा किए थे ना, ये भी माइनस करो। तो फाइनली तुम्हारे हाथ में आया कितना, 4,50,000, है ना। कुछ एग्जेम्पशन है, आपको पता है एग्जेम्पशन हम लोग को पढ़ना है आगे, अभी हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 54, वो है। तो सपोज कोई एग्जेम्पशन हमको नहीं मिल रहा है, तो फाइनली नेट कैपिटल गेन कितनी आई, 4,50,000। इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको टैक्स कितने पे देना है, आपने कोई प्रॉपर्टी कितने में बेची, 15 लाख में, तो आपको कैपिटल गेन कितना हुआ, यहाँ पे हुआ फिलहाल 4,50,000 का। आपको टैक्स कितने पे देना होगा, 4,50,000 पे। बात समझे। अब कैसे देना होगा इसको हम लोग को आगे देखना है। सेम चीज अगर यहाँ पे देखते हैं फुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ऐसे ये भी होता है। सर कितने में बेचे हो, 15 लाख में, चलो ठीक है यहाँ लिख दो 15 लाख। लेकिन इस बार हम ये सोच रहे हैं वो खरीदे थे कब, 3 साल पहले। कब खरीदे थे, 3 साल पहले खरीदे थे, अब जाके हम बेच रहे हैं उसको। 10 लाख में खरीदे 3 साल पहले, अब जाके बेच रहे हैं। वही ब्रोकरेज कितना देना पड़ा, सेम 30,000 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ा, 2%। कितना बचा, 14,70,000। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, यहाँ पे देखो इस बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब लॉन्ग टर्म में बस यही फर्क है, वहां कॉस्ट की जगह सीधे क्या बोलता है, वहां बोलता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स क्या होता है सर, इंडेक्स का मतलब होता है आप 3 साल पहले आपने उसको 10 लाख में खरीदा था, तो उस 10 लाख की वैल्यू 3 साल बाद आज के समय में कितनी है, नहीं समझ में आया। उस समय का 10 लाख रुपए आज के कितने रुपए के बराबर है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा इंडेक्सेशन। सवाल उठता है सर इंडेक्सेशन निकलता कैसे, इसके लिए हमें देखना पड़ता है CII यानी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये होता है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई दर। तो महंगाई दर देखनी पड़ेगी ना। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स देखो हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है आपकी महंगाई की दर के हिसाब से। 2001-2 से बेस ईयर माना गया है, उस समय का 100 रुपए। फिर 2-3 में कितना बढ़ा, 5% महंगाई बढ़ी तो कितना हो गया, 105। फिर महंगाई बढ़ी तो 109, फिर करते करते 113। एक सर्टेन परसेंट बढ़ते चला जा रहा है। सही है। तो एक तरीके से अगर हम कह लें 20-21 का 301 रुपए, 20-21 का दिया ना 301 रुपए, 20-21 का 301 रुपए, मतलब उस समय का 2001-2 का, या फिर कह लो उस समय का 100 रुपए आज के समय में कितने रुपए के बराबर है, 301 रुपए के बराबर। उस समय का 100 रुपए 2001-2 का 20-21 में कितने रुपए के बराबर है, 301 रुपए के बराबर। तो यहां कहता है कि सीधे कॉस्ट मत लेस करो, उस 10 लाख की वैल्यू निकालो कि आज के समय में उस 10 लाख की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो चलिए सपोज 3 साल पहले हमने खरीदा था, 3 साल पहले सपोज हम लेते ये, नहीं 3 साल पहले 14-15 ज्यादा ही पहले हो जाएगा, 20-21-19-20 सपोज ये हम लेते। ठीक है ना। कब खरीदे थे हम लोग खरीदे थे 17-18 में, और हम बेच कब रहे, 20-21 में। हो गया ना, 3 साल बाद हम बेच रहे हैं सर, तो लॉन्ग टर्म हुआ ना सर। अब इंडेक्स कैसे निकालोगे, इंडेक्स ऐसे निकलता है, देखो आपने खरीदा कितने में था, 10 लाख, तो पक्का उस 10 लाख की वैल्यू आज के समय में क्या होगी, अधिक होगी ना। आज के समय में वो 10 लाख की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। मल्टीप्लाई भाई। आप देखो करंट इंडेक्स क्या चल रहा है, करंट इंडेक्स 301 है, तो ऊपर कितना लिखोगे, 301 डिवाइड बाई, जिस समय खरीदे थे उस समय इंडेक्स कितना था, 272। अब वैल्यू निकालो, कोई करे कैलकुलेटर में, पहले डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना। पहले क्या करना, 301 को डिवाइड करना 272 से,
फिर जो रिजल्ट आए फिर मल्टीप्लाई करना 10 लाख से। उल्टा कर रहे हो, 301 को डिवाइड करना है पागल जी। 11 लाख। चलिए ठीक, इतना आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो देखो वैल्यू बढ़ गई ना, उस समय का 10 लाख रुपए 3 साल बाद कितने रुपए के बराबर है? 3 साल बाद वो बराबर है 11,06,618 रुपए के बराबर है। तो हमें लेस 10 लाख नहीं करना है, हमें लेस 10 लाख नहीं करना, 10 लाख में खरीदे थे, बस उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है? 11 लाख। ये लेस करना होगा। अब बताओ इसमें हमारा फायदा होगा कि नुकसान? इसमें हमारा फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। क्यों? क्योंकि हम 10 लाख नहीं, ज्यादा वैल्यू लेस करेंगे तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा, हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो एकदम सही है सर, इंडेक्स निकालना में हमें फायदा है लॉन्ग टर्म में। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर इंप्रूवमेंट भी किए थे तुम 2 साल पहले, उसका भी इंडेक्सेशन निकालना, लेकिन मान लेते नहीं किए थे, बेचने के जस्ट 2 महीने पहले हमने पेंटिंग शेंटिंग कराया था, तब उसका इंडेक्स मत निकालना। अगर डेंटिंग पेंटिंग भी 2 साल पहले किए होते तो उसका भी इंडेक्स निकलता। लेकिन सपोज हम क्या मान के चल रहे हैं, 2 महीने पहले पेंटिंग कराए थे बेचने से पहले, तो ठीक है सर। अब लेस करिए, अब इस 14,70,000 में से माइनस करो कितना, ये वैल्यू कितना आएगा? 2, 8। अरे सॉरी, 1 2 ओके। सो 3,43,382। एग्जामेशन सपोज कुछ नहीं है सर, तो फाइनली 3,43,382 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहां कितने पे देना पड़ रहा था? यहाँ पे कितना कम पे देना पड़ेगा ना। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्स से कोई मतलब ही नहीं है। किससे मतलब नहीं है? सीधे जितने में खरीदे सीधे माइनस करो। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंडेक्स निकालना पड़ता है। ठीक है ना। अब यहां तक तो बात समझ में आएगी। नीचे तो कुछ बात कह रहा है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर क्या होता है सर? जैसे कि कहा ब्रोकरेज देना पड़ा, कमीशन देना पड़ा, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, है ना, इनकर्ड इन कनेक्शन टू द ट्रांसफर। अगर उस ट्रांसफर को करने के लिए मुझे कहीं ट्रेवल करना पड़ गया तो वो भी आप उस खर्चे में शामिल कर लो, है ना। अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये क्या होता है सर? जब लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं ना, क्या खरीदते हैं? शेयर्स खरीदते बेचते हैं, तो उसमें एक टैक्स कटता है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है ना। तो क्या वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी माइनस होगा? तो कह रहा है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज हाउएवर नॉट डिडक्टेबल, उसको माइनस मत करिएगा। बात समझे? जब आप शेयर्स खरीदते बेचते हो तो एसटीटी लगता है, तो एसटीटी जो लग गया उसको बैठ के कैपिटल गेन में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, वो डिडक्टेबल नहीं है। अब ये जो इंडेक्सेशन है, आप देख रहे होगे कि इंडेक्सेशन 2021 तक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 21 22 22 23 23 24 आ चुका है, 24 25 का। हाँ, हर साल इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? अपडेट होता है। और इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कभी भी आपको निकालना हो CII, अब बस इतना लिख देना, CII इंडेक्स। ठीक है ना। तो क्लियर टेक्स्ट पे दिख ही रहा है, 25 26 तक का पूरा दिया है, पूरा टेबल आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो बेस ईयर कब क्यों माना गया? 1 2 को उस समय का 100 रुपए, और उसको ऐसे इंडेक्सेशन इंक्रीज करते हुए चला गया। तो देखो 25 26 का भी है 376, इस समय 376 के बराबर है। उस समय का 100 रुपए आज के समय में 376, तिगुने से भी ऊपर है, चौगुने के आसपास। सही कि नहीं सही है? तो ये हो गया इंडेक्सेशन, ऐसे ही हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो हम उस समय का 1 लाख रुपए, अगर तुम्हारे खाते में अगर 1 लाख रुपए अगर तुम्हें जमा किया किसी ने, तो आज के समय में कितने रुपए के बराबर है वो?
उस 1 लाख की वैल्यू, उस सिर्फ 1 लाख की वैल्यू बता रहा है, उसके ऊपर ब्याज वाज लगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, उस 1 लाख की वैल्यू क्या है। ठीक, उस 1 लाख की वैल्यू 3,76,000 के बराबर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हर साल अपडेट होता है सर, गवर्नमेंट बताती है इस साल इन्फ्लेशन रेट इस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, महंगाई दर। तो जो गवर्नमेंट बजट पास करती है तो उसी के साथ बताती है। नहीं, वैसे भी न्यूज में आता रहता है, और गवर्नमेंट अनाउंस करती है, बजट में भी बता देती है इन्फ्लेशन रेट लास्ट ईयर ये ऐसा रहा, महंगाई दर। ठीक है, बाकी हमेशा तो न्यूज में आता रहता है कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, ये वो है ना। इन्फ्लेशन रेट इस समय इसके पार चला गया है, 7% क्रॉस कर गया है, 10% क्रॉस कर गया है। देखो, इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली बढ़नी है, इन्फ्लेशन कभी कंट्रोल, एक तरीके से कह दो महंगाई दर बढ़नी है। महंगाई मतलब ऐसा नहीं है कि उल्टा घटने लगेगा, डिफ्लेशन तो होना नहीं है। एक इन्फ्लेशन होता है, एक डिफ्लेशन होता है। हाँ, डिफ्लेशन का थोड़ा सा नजारा हम लोग ने सब्जियों के भाव में देखा था कोविड के टाइम में, बहुत सस्ती सब्जियां सबने खाई, है ना। तो कहने का मतलब लोग बेच के किधर नहीं, था ही नहीं सर डिमांड, तो उस हिसाब से क्या हो रहा था, सेल हो रहा था। तो डिफ्लेशन मतलब चीजों के दाम क्या हो जाए, एकदम गिर जाए, या चीजों के दाम गिरना शुरू हो जाए। तो नॉर्मली अप एंड डाउन चलता है, बट कंटिन्यूअस डाउन नहीं होना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इन्फ्लेशन तो होना है सर। आप कहते हो सर हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो सैलरी बढ़ेगी तभी जब इन्फ्लेशन रहेगा तब। अगर महंगाई बढ़ेगी नहीं तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ने वाली। समझ रहे, काफी हद तक जो सैलरी है, हर एक चीजों की इनकम आपकी बढ़ती जाती है हर साल, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो गेट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। बाकी इनकम टैक्स की साइड दिया, यहां से भी आप जाके इन्फ्लेशन रेट देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे दे रहा वहां से भी इंडेक्स मिल जाता है। कंपुटेशन ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन कैसे निकालना है, इंडेक्सेशन अभी तो बताया मैंने। आप देख लेना कितने में खरीदे थे, करंट ईयर का इंडेक्स देख लेना, और जिस समय खरीदे थे उस समय के इंडेक्स से डिवाइड करना। अगर गलती से तुमने ऐसा कुछ किया, अगर गलती से तुमने 272/301 कर दिया, तो वैल्यू और उल्टा रिड्यूस हो जाएगी। तो तुमको इतना समझ में आ जाना चाहिए मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि उस समय की वैल्यू आज के समय क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। तो हमेशा करंट इंडेक्स यानी अधिक वाली वैल्यू ऊपर और कम वाली वैल्यू नीचे, कम वाला इंडेक्स नीचे रखना। ये कॉमन सेंस चीज है, ये इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन निकालना पड़ेगा, अगर इंप्रूवमेंट भी आप 2 साल से ऊपर कर रहे हो पीछे की हो तो। अब एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 बिफोर 2001 इज इग्नोर्ड। नहीं समझे। अगर तुमने कोई जमीन, तुम्हारी कोई जमीन 1990 में खरीदी गई थी, 1995 में खरीदी गई थी, तो कितने में खरीदी गई थी उस प्राइस को तो हम ध्यान देंगे। लेकिन अगर 1995 में खरीदने के बाद 1998 में तो उसमें उसके ऊपर एक फ्लोर बनवा दिए थे, और उस एक फ्लोर को बनवाने में करीबन तुम्हारा खर्चा हुआ था, उस खर्चे को तुम भूल जाओ, उस खर्चे को तुम भूल जाओ। या पेंटिंग शेंटिंग कराए थे, उस पर खर्चा आया था, तो वो सब खर्चा भूल जाओ। बोल रहा है साफ साफ 2001 से पहले का कोई भी इंप्रूवमेंट अगर होता है, क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है बिफोर, तो उसे क्या कर दो, इग्नोर कर दो। हमें उससे कोई मतलब नहीं। इंप्रूवमेंट की कॉस्ट का तब मतलब होगा जब वो 2001 के बाद हो रहा होगा। एन एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। अब सवाल उठता है 2001 से पहले अगर खरीदा है, 1995 में कोई जमीन खरीदी गई थी, अब जाके हम उसको बेच रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या लेके चलेंगे। तो वहां बता रहा है कोई नहीं, 1 अप्रैल 2001 से पहले जब खरीदे थे तो देख लेना कितने में खरीदे थे। 1995 में कितने में खरीदे, सपोज 1995 में आपने 2 लाख में वो जमीन खरीदी थी, कितने में, 2 लाख में। तो आपको देखना होगा 1 अप्रैल 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, एफएमवी, क्या बोलते हैं हम लोग से, फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू उसका देख लेना 1 अप्रैल को क्या था। अगर अवेलेबल रहेगा, अगर रजिस्ट्री में अवेलेबल है तो ठीक है, देख लो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो उस फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना किससे, आपने 1995 में जो खरीदा, सपोज 1995 में 2 लाख में खरीदा था, और 2001 में उसकी प्राइस थी करीबन 2.5 लाख। तो 1995 का 2 लाख और 2.5 लाख, विच एवर इज हायर, तो 2.5 लाख। तो आपको क्या प्राइस लेके चलना है, 2.5 लाख, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक होगा। तो आपको जो दोनों में से क्या होगा,
हायर, उसको लेके चलना है। एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, जो दोनों में से क्या होगा, अधिक होगा, उसी को हम प्राइस मानेंगे, 2.5 लाख मानेंगे। अब 2.5 लाख स्टार्ट कब से करेंगे, 2001 से, तो बेस ईयर क्या हो गया उसका, 100। कितना हो गया, 100 ही है ना, 2001 दो में कितना मान के चले, 100। अब एक एग्जांपल है, इसको करोगे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। कंपुटेशन समझ में आया, बहुत सिंपल है सर, सेल प्राइस में से माइनस, हाउस प्रॉपर्टी था बहुत सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्या कर रहा है, हल्का सा इंडेक्सेशन, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर ध्यान दोगे तो। और इंडेक्सेशन आप गूगल कर लो, मिल जाता है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन रटने वाली चीज नहीं है। हाँ इतना तो पता होना चाहिए, इंडेक्सेशन स्टार्ट कब से हुआ था, 2001-2। बेस कितने से स्टार्ट हुआ था, 100 से। तुम जो बैठते ना, जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इतने पे चल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस समय 20,000 18,000 पे चल रहा है। वो 18,000 भी शुरू हुआ था कितने से, 1000 से। उसका बेस क्या माना गया था, उसका बेस 1000 से शुरू हुआ था कि 100 से शुरू हुआ था। गेटिंग में, वो 1000 की चीज आज जाके 18,000 पे चल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेस बोलते हैं उसको। और ये जो आप लोग इंडेक्सेशन जो पढ़ रहे हो ना, ये नया पढ़ रहे हो। इंडेक्सेशन हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो पढ़ते थे 1981-82 से। 81-82 का इंडेक्स था पहले, 81-82 को 100 माना गया था, उस समय को बढ़ा। फिर जब मोदी सरकार जी आए तो उन्होंने कहा छोड़ो वो सब इंडेक्स, नए इंडेक्स बनाते हैं। क्योंकि उस समय का इंडेक्स, उस समय का 100 रुपए तो आज के समय में करीबन कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 16-17 गुना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा वैल्यू माइनस हो जाएगी, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो कम टैक्स आएगा। ऐसा करो, हटाओ पुराना इंडेक्स। उन्होंने कहा नया इंडेक्स बनाओ। तो नया इंडेक्स, अरुण जेटली जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय अरुण जेटली जी ने ये नया फाइनेंस, ये इंडेक्सेशन निकाला कि 2001-2 से अब हम इंडेक्स स्टार्ट करेंगे, 81-82 वाला छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब ये 100 से स्टार्ट करते हैं। अब ये 100 वाला देखो तिगुना ही बस हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ अभी तक। क्लियर। 27 से 100 से 105 हुआ, हम्म तो ये कुछ स्पेसिफिक मल्टीप्लाई करते हैं ये लोग कि जैसे ये 5% जो रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट, ये कैलकुलेट किया जाता है। हमारा जो इकोनॉमिक्स जो डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये लोग देखते हैं महंगाई किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंगली ये लोग क्या करते फेस पैटर्न। मतलब देखो, चीजों के दाम की बात होती है। अब चीजों में क्या दाम आता है, चीजों में कौन सी चीज आती है जो मार्केट में बिकती है ना। तो बिल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सामान होता है, उसके भी दाम बढ़ते हैं, सही है ना। फिर डेली का जो आपका रूटीन का, जो फॉर एग्जांपल आपका जो डेली का रोजमर्रा की चीज है, सब्जी है, दाल चावल, ये सब चीजों के भी रेट्स कम को कवर किया जाता है। लगभग हर चीजों को क्या किया जाता है। फिर आप जैसे कि टेक्नोलॉजीज जो चीजें यूज करते हो, इनके भी रेट्स को कवर किया जाता है। इन सब के रेट जिस हिसाब से बढ़ते हैं, उसी हिसाब से इनका एवरेज रेट निकाला जाता है कि टोटल एवरेज इतना इन्फ्लेशन बढ़ा है ना। तो चीजों के दाम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उसका रेट कैसे निकालते हैं, ऐसे ऑन एन एवरेज सब चीजों का दाम मिला के। एक सिर्फ सब्जी के दाम से अगर निकालोगे तो आलू का दाम तो कल 20 था, आज 30 हो गया। अब बताओ, तो खतरनाक हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। नहीं समझे। जैसे मैं कहता नहीं हूँ कि कभी कभी सुने होगे, कभी मम्मी तुम्हारे घर से मतलब आई मार्केट से और कहती है कि यार आज मार्केट में तो आग लगी है। वो बताए क्यों कहती है, रियल में मार्केट में आग कब लगती है, जब ये दो चीजों के दाम बढ़ते हैं खासकर। कौन सी दो चीज, आलू प्याज। टमाटर। आलू प्याज टमाटर, बिल्कुल सही। ये बेसिक होता है जो डेली चीज है। परवल का दाम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं खरीदेंगे, जाओ जाओ तुम वहीं पड़े रहो, तुम्हें नहीं खरीदेंगे हम, बहुत महंगे हो तुम। लेकिन ये बेसिक नीड होता सर, आलू चावल, और सॉरी आलू हो गया, और क्या प्याज हो गया, और क्या हो गया, टमाटर। ये टमाटर जब महंगा होता है ना, समझ रहे हो ना। तो तो डालना। अरे प्याज जब महंगे हो जाते हैं तो गोलगप्पा वाला प्याज डालना बंद कर देता है। सही है कि नहीं सही है, तो वही है सब चीजों के दाम। तो सबका ऑन एन एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट। तो ये पॉइंट समझ में आ गए सब लोग को। क्वेश्चन हम लोग देखने वाले थे। पिंटू परचेज अ हाउस कब खरीदा था, 1996 में, 1996 में खरीदा था, 2001 के पहले, 2001 के पहले। कितने में खरीदा था, 1 लाख में। एंड पेड 10,000 ऑन द रजिस्ट्रेशन, और 10,000 रुपए उस जमीन के रजिस्ट्रेशन पे लग गया। तो बताओ जमीन कितने की पड़ी, 1 लाख का खरीदा था, 10,000 रजिस्ट्रेशन में लग गया, तो 1,10,000 ना पड़ा,
तो 1,10,000 रुपए उस जमीन की कॉस्ट। He spent 50,000 on 10th March 2000। सन 2000 में उसने 50,000 रुपए खर्च किया और 80,000 रुपए 2008 में खर्च किया। किस पे? इंप्रूवमेंट ऑफ द हाउस, उस घर के इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2001 के पहले का एक इंप्रूवमेंट है और 2001 के बाद का भी इंप्रूवमेंट है। ठीक है सर। ही सोल्ड द हाउस, 2020 में वो बेच रहा है, अक्टूबर 2020 में। तो अक्टूबर 2020 2021 फाइनेंशियल ईयर में आएगा। किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 2021। कितने में बेच रहा है? 30 लाख में। कितने में बेच रहा है? 30 लाख में वो जमीन बेच रहा था जो 1,10,000 में खरीदा था। पेड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज देना पड़ा कितना परसेंट? 2% ऑन सेल प्राइस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ऑन द असेसमेंट ईयर, जो भी है। एज्यूम द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस ऑन 1 अप्रैल, दे दिया है फेयर मार्केट वैल्यू। 2001 में उस जमीन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। खरीदे कितने में थे? 1,10,000 में। तो 1,10,000 और 2 लाख में कौन अधिक है? तो यानी उसकी प्राइस कितनी मानोगे? 2 लाख रुपए। तो हम 2 लाख रुपए प्राइस मान के चलेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, या फिर क्या बोल सकते हो, सेल्स कंसिडरेशन। कितने में बेचे? 30 लाख में। सही है। 2% इस पे ब्रोकरेज देना पड़ा, तो 30 लाख का 2% ब्रोकरेज होता है 60,000। माइनस कर दो, बचा कितना? तो ये हो गया आपको, इसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल्स कंसिडरेशन। कितना हाथ में आया? तो क्या 29,40,000 दे दे? अरे भैया खरीदे भी थे। तो खरीदे कितने में थे सर? तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना मानेंगे? 2 लाख। इस समय का इंडेक्स कितना है? 301। 2021 का, 2021 की बात हो रही, 2021 में बेचा ना, और 2001 की प्राइस लेके चला जा रहा है, तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई के कितनी वैल्यू लेस होगी? 6,02,000। उस समय खरीदे थे 2 लाख, 2 लाख माना जा रहा है, लेकिन 2 लाख की वैल्यू नहीं लेस होगी। लेस कितना होगा? 6,02,000। ठीक है। फिर इंप्रूवमेंट, आपको याद होगा 2001 से पहले का जो इंप्रूवमेंट कराया हो, ये 50,000 रुपए, इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पिछले पॉइंट में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कि एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 2001 इज इग्नोर्ड। इग्नोर कर देना, सो भूल जा रहे हैं हम, तो उसको इग्नोर ही कर दे रहे हैं। ये पॉइंट था। अगला देखिए यहाँ पे, और किसको कंसीडर करेंगे? 80,000। कब इंप्रूवमेंट किए थे? 2008। 2008 का आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा। 2008 का इंडेक्स है 8/9 का 137। तो देखिए 301 अभी का इंडेक्स, उस समय का 137 था। 80,000। उस 80,000 की वैल्यू कितनी आ रही हो? 175,766। उस समय इंप्रूवमेंट पे कितना खर्चा किया था आपने? 80,000। उस 80,000, उस 80,000 की वैल्यू इस समय कितनी है? 1,75,760। अब ये टोटल वैल्यू लेस करो, आ गया। फाइनली कितनी आई प्रॉफिट? ये है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21,62,234। इतना आपने प्रॉफिट कमाया। इस पे आपको टैक्स देना होगा। इस पे आपको क्या देना होगा? टैक्स। सवाल उठता है टैक्स कैसे देना होता है? क्या स्लैब रेट लगेगा? नहीं, इस पे स्लैब रेट नहीं लगता। आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे इनकम होती है जैसे लॉटरी इनकम, उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके ऊपर भी फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा आपको। सर कितना % फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर? तो ध्यान रहे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर को फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ता है। कितना %? 20%। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अच्छा खासा इस पर टैक्स है सर। यहां देख लो, नहीं दिए क्या? यहाँ पे क्वेश्चन है, क्लियर है? तो यहां देखो दे रखा है टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स। तो दो चीजों पे हमें समझना है, पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। पहले लॉन्ग टर्म पे बात करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपने किसको? शेयर्स को खरीदते बेचते समय कमाया है ना, इन सबको यानी सिक्योरिटीज को बेचते समय अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, वो भी कितने से ज्यादा? 1 लाख से ज्यादा। कितने ज्यादा? 1 लाख से ज्यादा। तब ऐसे कितना % टैक्स देना पड़ता है? 10%। पहले तो था ही नहीं,
बाद में फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, इस पे भी हम टैक्स लेंगे, इस पे भी हम टैक्स लेंगे, लेकिन कितने ज्यादा कमाओगे तो। अगर तुमने शेयर्स बेचा खरीदा, 4 साल पहले इन्फोसिस का शेयर खरीदा था, अब जाके बेच रहे हो, कितना कैपिटल गेन हो रहा है, 2 लाख करीबन फायदा कमा रहे हो, तो 1 लाख से ऊपर हो गया ना सर, 10% उस पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन अगर तुमने इन्फोसिस का शेयर बेचा और तुम कितना प्रॉफिट हुआ है तुम्हें, 60,000, तो क्या टैक्स देना है, नहीं देना है। क्यों, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कितने से ज्यादा कैपिटल गेन होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। शेयर्स वेयर्स बेचते समय अगर 1 लाख से ज्यादा का कैपिटल गेन कमाते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तब जाके आपको टैक्स देना होगा 10%, अदरवाइज नहीं देना। सर शेयर छोड़िए, लैंड बिल्डिंग ये सब चीजों के केस में 1 लाख से कम है तो नहीं देना, कोई टैक्स नहीं। 1 लाख से ऊपर होगा तब देना है, कितना परसेंट, 10%। क्लियर। अभी अभी हम लोग जमीन वाला एग्जांपल लिए थे ना, जमीन बेच रहा है, घर बेच रहा है, जो भी बेच रहा है, बिल्डिंग्स बेच रहा है, तो उसके ऊपर कितना होगा, 20% टैक्स। कितना परसेंट टैक्स, अभी जो कैपिटल गेन 21 लाख का कमाए थे उसके ऊपर टैक्स दे रहे थे ना, कितना परसेंट देना पड़ेगा सर, 20% टैक्स। आपने अगर 10 लाख की प्रॉफिट कमा ली तो 2 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सोचो, फ्लैट से स्लैब रेट नहीं लगेगा, नहीं, कोई स्लैब रेट नहीं लगना, सीधे फ्लैट टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपने 5 लाख कमाया तो कितना देना पड़ेगा। इसीलिए देखते होगे जो जमीन लोग खरीदते बेचते हैं, कोई एक फिल्म देखे थे, एक फिल्म था कौन सा था, अपरिचित करके, अपरिचित करके एक मूवी थी, साउथ की मूवी है सर। हाँ, उसको ऐसा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम भी याद है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें लास्ट सीन जो है, लास्ट क्लाइमेक्स सीन में वो रहता है कि उसकी जो जो नहीं वो हीरोइन रहती है उस फिल्म की, तो वो क्या करती है, अपनी जमीन को बेचती है और उसकी प्राइस रजिस्ट्रार से कहती है कम दिखा दो। रजिस्ट्रार को पैसे भी देती है, घूस भी कम दिखाती है, बेचती ज्यादा में, लेकिन वो जमीन का जो प्राइस है वो क्या करती है, वो दिखाने की कोशिश करती है। ठीक है ना, ताकि क्या होगा, उसका जो भी है उसकी प्राइस अगर कम अगर होगी तो उसको टैक्स क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। बात समझे। भाई रजिस्ट्री प्राइस सपोज करो 1 लाख, जब मतलब 10 लाख की है, आप कहते हो 10 लाख की चीज को हमने कितने में बेच दिया, वो 10 लाख की चीज को हमने बेच दिया 8 लाख में, तो गवर्नमेंट कहती है लल्लू समझ रखे हो हमको पता है उस जगह की वैल्यू ऑलरेडी 10 लाख है, कहां से तुम 8 लाख में बेच दोगे जी। तो वही उसको कह रही है 10 लाख ना करके उसको 8 लाख दिखा दो, रजिस्ट्री वैल्यू कम कर दो, तो इससे क्या होगा, उसकी प्रॉफिट कम आएगी, उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। अब यही चीज हीरो देख लेता है और उसको ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, तो घूम फिर के विक्टिम को मारने चला जाता है, उसी को मारने चला जाता है, अपनी हीरोइन को ही। गेटिंग माई पॉइंट, वही लास्ट का सीन है, क्लाइमेक्स सीन है। तो इन द सेंस है क्या बेसिकली, सर जी बात हो रही है किसकी, वैल्यू की। बात किसकी हो रही है कि वैल्यू की, कि वैल्यू आपको नहीं, वो तो है ही, गलत तो था ही, तो गलत कर रही थी उसको, तो गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसलिए वो सबको मारने चला जाता है। तो यहाँ पे है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर तुम क्या करोगे, कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जब दिखाते हो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू रजिस्ट्री वैल्यू भी क्लियर होती है। हर जगह की जमीन का जो वैल्यू होता है वो काफी हद तक रजिस्ट्री वैल्यू में क्लियर होती है, यहाँ की इतनी जमीन की वैल्यू है, उससे ज्यादा में ही बेचो, उससे कम में भी बेचोगे ना, अगर रजिस्ट्री वैल्यू है 20 लाख और तुम दिखा रहे हो 15 लाख, तो गवर्नमेंट कहेगी सुनो हम तो मानेंगे 20 लाख, तुम भले तुम दिखाओ कितने में, 15 लाख में बेचो, लेकिन हम कितने में मानेंगे, हम तो 20 लाख का मानेंगे कि तुम 20 लाख में बेचो, इससे कम में हम नहीं मान सकते। क्लियर। और क्या फायदा होता है सर इससे कम दिखाने में प्राइस, और क्या फायदा होता है कम दिखाने पे, एक और फायदा होता है आपको रजिस्ट्री टैक्स भी कम देने पड़ते हैं। रजिस्ट्री टैक्स भी क्या करना होता है, तो लोग रजिस्ट्री वैल्यू कम दिखाते हैं, अब वहां रजिस्ट्रार को फिर पैसा खिलाते हैं कि ऐसा करो कम दिखा दो। क्लियर, तो उसको दोनों तरफ से फायदे हो गए, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा ना हो। ठीक, चलिए तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है सर, 20%, 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। कितने परसेंट, 20%। नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना परसेंट टैक्स लगता है, शेयर्स खरीदो बेचोगे तो। लॉन्ग टर्म खरीद रहे हो, शेयर पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट करो कंपनी में, इन्वेस्टमेंट होता है और एक ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में फर्क होता है। शेयर ही खरीद रहे हो, लेकिन शेयर खरीदते समय एक समय में आपको इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और एक बार समय बोला जाएगा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। सर ऐसा कब, अगर तुम शेयर खरीदोगे और तुमने उसको छोड़ दिया और 4 साल 5 साल बाद तुम उसको बेचोगे तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है।
मोर देन ईयर, साल भर के बाद अगर बेचोगे तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। लेकिन अगर तुम शेयर खरीद करके 2 दिन बाद ही बेच रहे हो, 10 दिन बाद ही बेच दे रहे हो, तो उसे ट्रेडिंग बोला जाता है। इवन तो बहुत से लोग तो सुबह शेयर खरीदते हैं, शाम को बेच देते हैं, ये क्या कहते हैं, इसको हम ट्रेडर बोलेंगे। यानी साल भर के अंदर अगर तुम खरीद करके बेच दे रहे हो शेयर्स, तो उसको हम लोग क्या माना जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग कर रहे हो तुम। और ट्रेडिंग कर रहे हो यानी तुम्हारा बिजनेस है, तुम उसी से कमा रहे हो। कई लोग तो दिन भर शेयर मार्केट से ही खरीदते रहते, कमाते, उसी में नहीं, खरीदते बेचते कमाते रहते। रील्स भी बहुत सारे देखते होगे तुम लोग, मेरा देखो इतना बढ़ गया वैल्यू, है ना, 10 लाख से 15 लाख हो गया। चलिए ठीक है, तो ऐसे में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसे में कितना % टैक्स देना होगा आपको, ट्रेडर अगर हो तो, ट्रेडर हो तो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितना देना है, 1%। वो भी कितने से अधिक होगा, 1 लाख से ज्यादा, तब टैक्स लेंगे। ठीक है, अब यहां पे, और अगर बात हो रही है किसकी, अदर, जमीन बेचे हो, है ना, 6 महीने पहले खरीदे तो अभी जाके बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, तो सर कितना % टैक्स देना होगा, तब तो सर जी किस रेट से देना होगा, स्लैब रेट। तब आपकी टोटल इनकम में शामिल होगा और स्लैब रेट लगेगा। क्या कैपिटल गेन पे स्लैब रेट लगता है, तो कह देना हाँ लगता है, अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं, है ना, क्या कमाते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सिक्योरिटी छोड़ करके कोई भी एसेट बेचते समय अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाएंगे तो हमें देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए यहाँ पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये डिडक्शन दिया है, कैन नॉट बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ LTCG एंड STCG ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट। ठीक है, वो सब डिडक्शन नहीं मिलता। 80C से 80U वाले डिडक्शंस पूछ रहा है, 80C से 80U वाला डिडक्शन क्या यहाँ क्लेम कर सकते हैं, तो सर 80C से 80U का डिडक्शन GTI में मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम में, और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करना है, आपको फ्लैट टैक्स दे देना है सीधा सीधा, है ना, इस पे कोई डिडक्शन क्लेम करनी नहीं देगी गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF, if other income is less than basic exemption limit, तब LTCG को रिड्यूस किया जा सकता है। नॉर्मली एग्जेम्पशन कितना है, चलो अभी एग्जेम्पशन 2.5 लाख वाले लेते हैं, 2.5 लाख का एग्जेम्पशन होता है। सपोज करो तुम्हारी कैपिटल गेन कितनी हुई है, 5 लाख रुपए, कितनी हुई है, 5 लाख कह रहा हूं, सपोज 6 लाख रुपए कैपिटल गेन कमाए हो तुम, और कोई इनकम है ही नहीं सर, और कोई इनकम है ही नहीं, तब क्या 6 लाख पे सीधे 20% लगा दें, तब गवर्नमेंट कहती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तुम्हारे पास है 2.5 लाख का, क्या वो फुल यूटिलाइज हो पाया, तुम कहते हो सर नहीं सर, यूज ही नहीं हुआ है, मैं तो कोई और इनकम कमाई नहीं, बस ये प्रॉपर्टी बेचा हूं, पुरखों की प्रॉपर्टी थी, कमा लिया 6 लाख रुपए, अब बताइए सर कैसे टैक्स देना होगा। तब ऐसे में आपको क्लाइंट का ध्यान देना है कि क्लाइंट का 2.5 लाख का एग्जेम्पशन वहां एडजस्ट करा लेना है, यानी कि उस 6 लाख में से 2.5 लाख तब जाके लेस होगा। अगर आप एग्जेम्पशन लिमिट को कहीं और इनकम से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तब ऐसे में इस एग्जेम्पशन लिमिट को हम कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि 6 लाख में से 2.5 लाख लेस कर लोगे, बचेगा कितना, 3.5 लाख। अब 3.5 लाख पे 20% टैक्स लगेगा, बैठ के स्लैब रेट मत लगाने शुरू कर देना। ठीक है, पॉइंट समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। अगर आप सपोज करो आपकी सैलरी इनकम, सपोज कर लेते हैं, इस बार सैलरी इनकम ले लेते हैं 1 लाख रुपए, कितनी है, और आपने LTCG कमाया कितनी, 6 लाख रुपए, सही है ना। आपको पता है स्लैब रेट किस पे लगेगा, स्लैब रेट किस पे लगने वाला है, इस पे तो स्लैब रेट लगेगा, इस पे क्या लगेगा, इस पे फ्लैट रेट लगेगा, दैट मीन्स स्पेसिफाइड रेट है। कितना है सर, इस पे आपको पता है 20% टैक्स देना पड़ेगा आपको, कितना %, 20%। अब आपको देखना पड़ेगा एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है, तो हमें पता है एग्जेम्पशन लिमिट होती है कितनी, इनकी तो सैलरी इनकम ही 1 लाख है, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 1 लाख रुपए तो वहीं खत्म। अभी भी इनका 1.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन बचा हुआ है ना, तब जाकर के हम इसको इसमें यूज कर सकते हैं। अब उस 6 लाख में से 1.5 लाख लेस कर दो, कितना बचेगा, तो आपको टैक्स कितने पे देना है, कितने % रेट से, 20%। तो एग्जेम्पशन लिमिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो कैपिटल गेन से, अगर एग्जेम्पशन लिमिट तुम कहीं फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए तो। लेकिन बंदे की सैलरी थी 4 लाख,
अगर यही बंदे की सैलरी कितनी होती, 4 लाख होती, तब तो 2.5 लाख पूरा उसी में एडजस्ट हो गया होता, सॉरी, तब तो 2.5 लाख यहाँ पे 1.5 लाख बचता, उस 1.5 लाख के ऊपर टैक्स जो भी बनता, और इस 6 लाख के ऊपर पूरा आपको 20% टैक्स देना पड़ता। ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोग कोशिश करिएगा करने की। एक मिनट, टैक्स रेट समझ में आ गया? ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किया था, आसान था, सही है। आप लोग का होमवर्क ये 2 क्वेश्चन है, मिस्टर अमर करके एक पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है मिस दीक्षा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कब खरीदा गया है, 2009 में खरीदा गया था, कितने में, 20 लाख में, ठीक है ना। और 2010 में उसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट करा दिया हमने, एक और फ्लोर तैयार करवा दिया 10 लाख में, बिल्डिंग को बेच रहे हैं कितने में, 50 लाख में, अब ब्रोकरेज कितना दे रहे हैं, 1 लाख रुपए, ठीक। बहुत सिंपल है, आपको निकालना है कैपिटल गेन। बताओ लॉन्ग टर्म दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म दिख रहा है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? 2009 में खरीदा, 2022 में बेचा है, लॉन्ग टर्म है, बट ऑब्वियस है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, घर कब खरीद रहा है, 2001 के पहले वाला केस मिल गया तुम्हें फिर, है ना। और इंप्रूवमेंट देखो 95-96 में इंप्रूवमेंट करा रहे, इसको काउंट नहीं करोगे, बट हाँ उसके ऊपर एक सेकेंड फ्लोर तैयार करवाया 2002, इसको काउंट करोगे। रिकंस्ट्रक्शन करा दिया, इसको भी काउंट करोगे। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी, उस समय खरीदा कितने में था, 95 में, 15 लाख में, और 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, तो हम किस प्राइस को कंसीडर करेंगे, 15 लाख को कि 21 लाख को, 21 लाख को। बाकी सोल्ड किया 96 लाख में, कितने में बेचा है प्रॉपर्टी, 96 लाख में प्रॉपर्टी बेचा है। एक्सपेंसेस भी हुआ है सर 1,15,000 रुपए, कितना खर्चा हुआ बेचते समय, ट्रांसफर करते समय, तो पूरा डेटा है आपके पास, बहुत सिंपल है, बस घटाते चले जाना है, आपको कोशिश करना है जितना कम पे टैक्स देना पड़े उतना बढ़िया, ठीक है ना। अगर कभी कैपिटल गेन निगेटिव आती है, क्या आती है, निगेटिव, समझ रहे हैं ना, सेल करते खर्चा ही ज्यादा हो गया, इनकम बल्कि नहीं होगी, बल्कि क्या है, 20 लाख रुपए कैपिटल गेन थी, नेट सेल कंसिडरेशन था, ऊपर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब जोड़ जाड़ के वो 30 लाख का आ रहा है, तो क्या माइनस हो पाएगा, निगेटिव आएगा। और निगेटिव पे टैक्स देना है क्या, निगेटिव आएगा तो निगेटिव वैल्यू लिख देना, कभी लिखना मत लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, हम हमेशा लिखते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, भले नेगेटिव वैल्यू आए, नेगेटिव वैल्यू लिख देंगे बस, ठीक। ये आपको करना है। तो 2 क्वेश्चन है जो आप लोग को होमवर्क है, विल ट्राई करिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, कल का टॉपिक क्या रहेगा, कल का टॉपिक ये रहेगा, अब हम लोग को पढ़ना है इस पे एग्जाम्पशंस, क्या पढ़ना है, तो ये 54 वाले सेक्शंस हम लोग को स्टडी करना है, एग्जाम्पशन कैसे क्लेम करते हैं, बहुत आसान है ये भी, है ना। क्योंकि आप लोग के आसपास बहुत से लोग होते हैं जो जमीन खरीदते बेचते हैं, तो कई बार लोग पूछेंगे, या आप उनको सजेस्ट, या आपको भी कल को जरूरत पड़ सकती है, आप भी हो सकता है कभी खरीद के कभी बेचो प्रॉपर्टी, तो आपको ये पता करना होगा कैसे इसका टैक्स हम बचा ले, 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप कितना कमाए, 10 लाख कमा लिए कैपिटल गेन, आपको पता है 2 लाख रुपए टैक्स देना है, हम चाहते 1 रुपया टैक्स ना देना पड़े, नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ट्रिक्स हैं, और वो ट्रिक्स हम लोग कल पढ़ेंगे 54 में। किसमें पढ़ेंगे, 54। चलिए, टुडेज क्लास इज ओवर।